आगे देखो, ये हमने कल जो स्टडी किया था उसकी बात है। कल हमने डीएफ ब्लॉक के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया था। ये इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर में भी आएगा। समझ में आ गई बात कि यहाँ पे जो आप आगे वाला चैप्टर पढ़ने वाले हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी जाती है और ये कंसेप्ट यहां से आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही इन्हीं के भी है। ट्रांजिशन मेटल हमने देखा ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था। तो यही यहाँ पे इसने दिया है क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैंने बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन मेटल की, आप किसके बेस के ऊपर बताते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट के बेस पे। यानी म्यू को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ट्रांजिशन मेटल का, उतनी ज्यादा वो क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमें क्या आना चाहिए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में कि ए डाईवैलेंट मेटल आयन हैविंग एटॉमिक नंबर 25, देन कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहां इसने क्या कह दिया, डाईवैलेंट कह दिया। तो डाईवैलेंट का मतलब क्या है कि मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया। और उसने कह दिया उसका एटॉमिक नंबर आपको 25 गिवन है। क्या दिया है, 25। तो हम जानते हैं कि 25 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीज का होता है। समझ में आ गई। और मैग्नीज का आप लिखोगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, आर्गन 3d5 4s2, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ये तो है सीधा मैग्नीज का। पर इसने कहा ये क्या है, डाईवैलेंट आयन है, मतलब मैग्नीज क्या करेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। समझ में आ गई बात। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तब जाके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, आर्गन 3d5। हमें पता है कि यहाँ पे ओनली डी ऑर्बिटल की बात हो रही है और डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन इसने बताए हैं, 5 बताए हैं। तो हमें पता है कि ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर है, इस तरह अरेंज हो जाए। ठीक है, और हमें निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फार्मूला होता है n+2। समझ में आ गया। n क्या है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम देख रहे हैं डी ऑर्बिटल के अंदर जो आपको n की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है ना। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया। तो ये कितनी होगी, 35 होगी। आया समझ में। तो इस तरह आप निकालोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे आपको कह दे यहाँ पे आपको डाईवैलेंट आयन दिया है, क्या दिया है, डाईवैलेंट आयन, जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिया है 30 और आपसे कहा गया कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। समझ में आ गई। तो हमें पता है 30 जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है जिंक का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। यहाँ पे आर्गन लिख के फिर आप यही लिखोगे। समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा किसका, जिंक का। पर इसने कहा कि ये बना रहा है डाईवैलेंट आयन, मतलब Zn2 पॉजिटिव बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन और क्या है 3d10। समझ में आ गया, कोई डाउट। अब आप इसका ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो आप इन 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो। ठीक है, 5 हो गए, 6 7 8 9 और 10।
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहे हैं? 0। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो n की वैल्यू आपके पास क्या है? 0। तो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई डाउट है किसी को? तो 30 तक आपको एटॉमिक नंबर अच्छी तरह आने चाहिए। करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर ये दोनों की नॉलेज से ये जो इस लेवल के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही थ्योरी हमने कल सारी पढ़ी थी। ठीक है, ये ट्राईवैलेंट आयन के लिए हमने इसको ड्रॉ किया, मोनोवैलेंट एटम के लिए जैसे कॉपर का आया 3d10 4s1 है, मोनोवैलेंट है, डी में 10 है, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। कर लोगे? इसके आगे देखो, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या दिए अपने को? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो ये अपने को दिया है। अब देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आपके एक चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट प्लस 2 में, जो कट कर दिया गया। ठीक है, उसमें हमें बेसिक पढ़ाया जाता था किसके बारे में? मेटेलिक लैटिस बोल दो, या इसको बोलते थे क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किसको रिप्रेजेंट करती है? कि कोई भी जो आपको सब्सटेंस दिया है, ठीक है, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है, उसके अंदर के जो एटम है उनकी जो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। समझ में आ गया? अब क्रिस्टल लैटिस के अंदर इसने कहा, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इस तरह शो करते हैं कि ये है लैटिस पॉइंट। क्या दिए आपको? यहाँ पे ये लैटिस पॉइंट दे रखे हैं। लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो लैटिस पॉइंट बताते हैं कि कोई भी जो आपको क्रिस्टल दिया है, उस क्रिस्टल के अंदर जो मेन एटम्स होते हैं, कौन होते हैं? एटम्स। उन्हीं को ही एटम, आयन या हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। समझ में आ गया? ये तो हो गए लैटिस पॉइंट, जहां पे ये मैंने राउंड राउंड से ये सारे बनाए। या तो इनको आप एटम मान के चलो, या इनको आप मॉलिक्यूल मान के चलो, या इनको आप आयन मान के चलो। ये क्या हो गए? लैटिस पॉइंट हो गए। समझ में आ गया? सारे क्या ये लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट कोई भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर रिप्रेजेंट करता है किसको? एटम, आयन या मॉलिक्यूल। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये होता है। समझ में आ गया? ये कह रहा है कि जब आप लैटिस पॉइंट पढ़ रहे हो, उसके बाद इसने बताया कि इनके बीच की जो ये खाली जगह है, ठीक है, ये खाली स्पेस है, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जब भी आपको कोई ट्रांजिशन मेटल दिया है और उसकी जो ये इंटरस्टिशियल पॉइंट या इंटरस्टिशियल, इसको क्या बोलेंगे? साइट बोलेंगे, उनके अंदर कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो इनसे छोटे हैं, वो आके इनके बीच में क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो जो अपने को कंपाउंड मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, जरूरी नहीं है एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, कहीं कहीं हो सकते हैं ये, जहां उनको खाली जगह मिली वहां जाके वो सेट हो गए। इसलिए ये क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक फिक्स रेशियो मिलता है। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जिनमें कोई भी एक फिक्स रेशियो नहीं होता, उनको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और स्टोइकियोमेट्रिक जिनमें एक
फिक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसने बताया कि जितने भी जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब कुछ स्मॉल एटम जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या आ जाए, इनकी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाए। समझ में आ गया कि जो आपको क्रिस्टल लैटिस दी है उस क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल पॉइंट में, मतलब जो खाली जगह ये है, ठीक है, उनमें ट्रेप हो जाए, उनमें आके एडजस्ट हो जाए, तो जो कंपाउंड मिलेंगे उनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल है कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका कोई फिक्स रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है। और दूसरी बात, ना तो ये कोवलेंट होते हैं और ना ये आयनिक होते हैं। समझ में आ गया? कोई कोवलेंट नहीं, कोई आयनिक नेचर नहीं होती। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, टाइटेनियम कार्बाइड, मैग्नीज नाइट्राइड। देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में देखो रेशियो ही फिक्स नहीं है, 0.56 आ रहा है ना, वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन का। आयरन या मैग्नीज, देखो मैग्नीज के 4 एटम के बीच में एक नाइट्रोजन का एटम आ रहा है, जरूरी नहीं है वो फिक्स हो। ठीक है। टाइटेनियम के साथ हाइड्राइड कितना आ रहा है? 1.7 आ रहा है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ये कब बनेंगे? जब ट्रांजिशन मेटल जो एटम्स है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, उनके बीच में जो स्मॉल गैप होते हैं उनके अंदर स्मॉल एटम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह एडजस्ट हो जाए। ठीक है। तो उस तरह के कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। ना ये कोवलेंट होते हैं, ना ये आयनिक होते हैं। जो भी सब्सटेंस दिया है उसके करेक्टर वैसे रहेंगे, करेक्टर में कोई बदलाव है नहीं आता, कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितना वो कंडक्टर था पहले वैसे ही रहेगा। केमिकली इनर्ट हो जाता है, ठीक है, जल्दी से कोरोजन नहीं होता उसका। समझ में आ गई बात? ठीक है। हार्ड हो जाता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं उनके, तो उनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल है कंपाउंड। तो ये आपको क्या दे रखी है, इनके करेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या शो करते हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। समझ में आ गया? प्योर मेटल की कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। केमिकली क्या होंगे? इनर्ट। केमिकली मिलेंगे क्या? इनर्ट। समझ में आ गया? ठीक है। मेटलिक कंडक्टिविटी सेम ही रहेगी, उसमें कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। कंडक्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और ये क्या होंगे? हार्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हार्ड। देखा नहीं स्टील, स्टील में होता क्या है? आयरन के बीच में कार्बन एटम फिक्स हो जाते हैं, आयरन एटम्स के बीच में क्या आ जाते हैं? कार्बन एटम आ जाते हैं। ठीक है। यानी उनका परसेंट तो होता है 0.2% से लेके कई बार 5 या 1 to 3% तक बता देते हैं। तो जो भी आपको मिलेगा उसको स्टील बोलते हैं। लोहे को से ही तो स्टील बनता है। समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो ये समझ में आ गया, इंटरस्टिशियल है कंपाउंड इस तरह आपने करना है। इसके आगे देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो क्या दिया है? कलर आए। ट्रांजिशन मेटल जितने भी है वो क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। समझ में आएगी? कलर क्यों शो करते हैं, मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपसे कहे कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर दिखाते हैं तो एक लाइन में बताना हो तो सीधा आप बोलोगे क्या? ड्यू टू पार्शियली या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है। तो उसी के कारण ट्रांजिशन मेटल क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? अब देखो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि कलर वो शो कर रहे हैं? तो मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कलर शो करने के पीछे एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? डी डी ट्रांजिशन। तो ये 2 लाइनें लिखो, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाई ट्रांजिशन मेटल शो कलर, तो आप सीधा कहो कि ट्रांजिशन मेटल में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, और दूसरा डी डी ट्रांजिशन के कारण वो क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं।
जिन भी ऑर्बिटल में क्या होता है D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कलर है शो नहीं करेंगे। समझ में आ गया? जैसे आपको कह दे कि स्कैंडियम कलर्स दिखाएगा तो ये दिखाएगा, बट अगर आपसे कह दे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलर दिखाएगा तो ये कलर है नहीं दिखाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल चुका है। समझ में आ गई? आपसे पूछे कि जिंक कलर दिखाएगा, बताओ जिंक कोई कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा? कौन सा करेगा? हैं? दोनों ही शो नहीं करेंगे, दोनों के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, नींद में नहीं रहना। समझ में आ गई बात? ठीक है, यही तो चेक कर रहे हैं ना साथ के साथ, तुम जागते नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे हम लिखते हैं आर्गन 3D10 4s2, डी में 10 है कि नहीं, यहाँ पे भी डी में क्या है 10 है, तो इसलिए ये कलर है नहीं शो करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब देखो कलर शो करने के पीछे रीजन क्या होता है। तो यहाँ इसने बताया कि ट्रांजिशन मेटल का कोई भी सैंपल पड़ा है, उसके ऊपर जैसे ही व्हाइट लाइट आके टकराएगी, कौन सी लाइट पड़ती है? व्हाइट लाइट, तो उसका कुछ हिस्सा क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, हो जाएगा ना, कुछ उसको रिफ्लेक्ट कर देगा ना। समझ में आ गई बात? हमारी आंखों में कौन सा हिस्सा पहुंचेगा? रिफ्लेक्टेड लाइट का पहुंचेगा, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी विजिबल स्पेक्ट्रम के जिस वेवलेंथ से बिलोंग करती है, किस वेवलेंथ की लाइट हमारी आंखों में जा रही है, उसी कलर का वो अपने को दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कलर शो के पीछे रीजन होता है ये। अब बात ये आती है कि ट्रांजिशन मेटल कलर दिखाते हैं, तो उसके पीछे अभी कल मैंने आपको बताया था कि जब डी ऑर्बिटल क्या होता है? फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होता है। ठीक है, तो उसके पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होती है। समझ में आ गई? पर जैसे ही ये क्या है कॉम्प्लेक्स बना ले, क्या बना ले? कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने उठाया यहाँ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा, क्योंकि यही अभी आपके पास एग्जाम्पल है। समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर ये सीधा टाइटेनियम होता, क्या होता? सीधा अगर आपको टाइटेनियम है दिया होता, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समझ में आ गई? अगर ये टाइटेनियम आपको सीधा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइटेनियम बेचारा अकेला, कोई डिस्टरबेंस है नहीं है। और हम जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? आर्गन क्या लिखोगे? कितना होता है? 22 होता है ना, 3D2 4s2 ये होता है। ये फ्री स्टेट है। पर ये कह रहा है कि जब ये टाइटेनियम इस स्टेट के अंदर आता है, जब ये क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लिया इसने? जुड़ गया ना वाटर इसके साथ, अब ये फ्री नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है किसका? टाइटेनियम का। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है? जब ये रिएक्शन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 3 पॉजिटिव। क्या आ गया? समझ में आ गई? पहले इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, और एस में भी कितने थे? 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s3d, यही है यहाँ पे लिखा हुआ। पर जैसे ही ये किस में आ गया? वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने, तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 पॉजिटिव दिए, तो मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 एस के और 1 डी का। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 रह गया। समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आया? तो ये कह रहा है कि ये स्टेज जब आई तो इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, और वो इस टाइटेनियम को क्या कर रहे हैं? इससे जुड़े हैं, तो इसको खींच रहे हैं। किस तरह? अब देखो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ होता है इस तरह। जब अकेला था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब 6 वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं ना, और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल जो इससे जुड़े हैं वो इसके डी ऑर्बिटल को खींचेंगे। समझ में आ गया? तो इससे क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी
बढ़ जाएगी। इसके साथ जैसे ही इंटरेक्शन होगी तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये एनर्जी बढ़ के ये आपको इस तरह डायग्राम मिलेगा। ये लो एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। क्यों, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही, पर हाई एनर्जी में जाते ही डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तब जाके जो डी ऑर्बिटल है ये दो पार्ट में टूट जाता है। एक होगा हाई एनर्जी का सेट और दूसरा लो एनर्जी का सेट होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आई कि डी ऑर्बिटल क्या है, दो सेट में टूट गया, एक लो एनर्जी में चला गया और एक हाई में। लो एनर्जी सेट को हमने नाम दिया T2G और हाई एनर्जी को क्या नाम दिया, EG। है तो डी ऑर्बिटल है ना, कौन सा ऑर्बिटल है ये, डी ऑर्बिटल के दो नाम दिए गए हैं, T2G और EG सेट। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं और EG में 2 ऑर्बिटल। ये आगे काम आएंगे इसलिए इनके नाम भी बता दूं। ये होता है DXY, ये होता है DYZ और ये होता है DZX और ये होता है DX² माइनस Y² और ये होता है DZ²। समझ में आ गया। ठीक है, एनर्जी नहीं बताऊंगा, एनर्जी अगले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, याद तो है, बताने का फायदा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ गई। तो अब देखो ये कह रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, इस लो एनर्जी स्टेट में ही आएगा। रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ आता है, लो एनर्जी स्टेट में आता है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये तो क्या है, जो टाइटेनियम जैसे था बेचारा वैसे पड़ा था, अब जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ी, क्या पड़ी, क्या पड़ी, इस पे लाइट पड़ी, तो लाइट जैसे पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी लेते ही वो क्या, लो एनर्जी स्टेट से कहां चला गया, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, T2G से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, EG सेट में पहुंच गया। समझ में आ गया कि नहीं आया। एनर्जी लेते इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया, T2G से EG सेट के अंदर। तो यानी एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ये भी डी है, ये भी डी ऑर्बिटल का हिस्सा है, दोनों है तो डी ऑर्बिटल ही ना। कि जैसे ही एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन क्या है, डी ट्रांजिशन के कारण लो एनर्जी स्टेट से कहां चला गया, हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। यानी हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और हमें पता है एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, तो ये जब ऊपर गया तो जितनी एनर्जी इसने ली थी, क्या ली थी, एनर्जी गेन की थी, वही एनर्जी ये वापस क्या है, लॉस कर देगा। किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। कब, जब वो एक्साइटेड स्टेट से यानी EG सेट से वापस किस में आएगा, T2G सेट में आएगा। तो जो ये एनर्जी उसने रिलीज की है वो किसकी फॉर्म में की है, रेडिएशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में लॉस की है। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी की होगी और जिस वेवलेंथ से बिलोंग करेगी उसी टाइप का कलर अपने को दिखाई देगा। समझ में आ गया। तो कलर इस तरह दिखाई देता है इसमें। तो इसलिए मैंने मेन पॉइंट थे वो स्टार्टिंग में बताया कि जो बड़ा इसको डिटेल के साथ ना कर सके वो सीधा याद रखो कि ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों शो करते हैं, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है या उनमें डी ट्रांजिशन होता है। और अगर आपसे स्पेशल पूछ लिया जाए कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कलर क्यों शो करता है, तो आप यहां से बनाओ, कहां से, ये इतना डायग्राम, उसमें T2G और EG सेट दिखाओ, T2G में एक इलेक्ट्रॉन दिखाओ, फिर जैसे ही एनर्जी गेन की ये इलेक्ट्रॉन EG सेट में भेज दो और सीधा रीजन बता दो कि डी ट्रांजिशन के कारण है कलर दिखा रहे हैं। समझ में आ गया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब एक ट्रिक बताता हूं जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर को याद कर सकते हो। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप किस तरह करोगे वो अपने को दिए हैं, ठीक है। तो यहां इसने अपने को इंफॉर्मेशन दी है, आपने विबग्योर पढ़ा है ना, आई कोई तो भूलना है, डब्बे ही 6, इंडिगो कलर को भूल जाओ। अब ये जो कलर आपको दिया है विबग्योर में जानते हो आप, विबग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपको कलर दिए हैं। हमें पता है जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी जबकि फ्रीक्वेंसी घटेगी, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसने बताया कि अगर कोई सब्सटेंस ब्लू या ग्रीन लेवल की अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू को करेगा तो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट कलर का दिखाई देगा, समझ में आ गई। ये इसलिए छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा काम की भी नहीं है ये, ठीक है, बट कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देती है, ठीक है। जब कोई चारा ना बचे तब ये काम करेगी, समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है। हाँ तुम तो पहले ही हथियार फेंक देते हो। तो ये हो गया कलर के पीछे का रीजन। अब देखो ये थ्योरी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जितनी आपको बात बताई है वो यहाँ लिखी हुई है, समझ में आ गया। तो उनको रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कलर क्यों शो करते हैं, डी ट्रांजिशन के कारण, या हम कह सकते हैं पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण, समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसने बताया जितने भी जो ट्रांजिशन मेटल और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर होते हैं, कौन से, सॉलिड और उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, समझ में आ गया कि चाहे वो सॉलिड दिया या पानी में घोल लिया तो आपको कलर देखने को मिलेगा। तो ये मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, कि जैसे ही व्हाइट लाइट पड़ेगी तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कलर देखने को मिलेगा। ये कह रहे जैसे व्हाइट लाइट किसी सैंपल पे पड़ेगी तो उससे कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है उससे इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन हो जाता है, कहां से, अपने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, समझ में आ गया, और वापिस कहां पे आ जाएंगे, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है। जब वो ग्राउंड स्टेट में आए तो उन्होंने क्या, जो एनर्जी पहले एब्जॉर्ब की थी उन्हीं एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करता है, समझ में आ गया। फिर आगे बताया गया है कि जो कलर होगा सब्सटेंस का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो उसने रेडिएशन छोड़ी थी उन रेडिएशन की वेवलेंथ क्या थी, और वो वेवलेंथ जो है वो विजिबल रीजन के किस पार्ट से बिलोंग करती है, समझ में आ गया। तो ये अभी आपने सारा पढ़ लिया है। तो ट्रांजिशन मेटल हमें पता है कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि वो लाइट का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बस यही चीज थी, और एक रीजन ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं कंपाउंड, तो उनके जो आयन या जो लीजेंड उनसे जुड़े होते हैं। मैंने लीजेंड का अभी कोई नाम नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक था, मैंने सीधा आपको आयन या मॉलिक्यूल कहा था कि कोई जुड़े हैं, उन्हीं को ही लीजेंड बोलते हैं जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। जैसे हमने टाइटेनियम का एग्जांपल लिया तो टाइटेनियम से वाटर जुड़ा है, तो वाटर क्या है, लीजेंड है, समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, मेटल एटम से जो जुड़े होते हैं उससे जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट में टूट जाता है, ये आपने समझ लिया, T2G और EG सेट के अंदर, ठीक है। जैसे ही लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन T2G सेट से ट्रांजिशन करके कहां जाएगा, EG सेट के अंदर, और वापिस आ जाएगा किसमें, T2G सेट में, जो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करके। तो यहाँ इसने बताया कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वा क्लोराइड, ठीक है, ये आपको कौन से कलर का दिखाई देता है, पर्पल कलर का, ठीक है।
क्यों दिखाई दे रहा है वो आप लिखोगे डी ट्रांजिशन के कारण। अगर आप देखना चाहो कि ये किस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो अब इसने क्या कहा है, पर्पल कलर। कौन सा कलर का है इसने, पर्पल कलर। पर्पल एक तरह से कौन सा कलर होता है, वॉयलेट या वॉयलेट की तरह का ही होता है। तो इसका मतलब पर्पल कलर की लाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया उसने, येलो कलर की लाइट को। समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, कहीं तुम पी ढूंढते रहो यहाँ पर्पल मिलेगा। ठीक है, तभी तो कह रहा हूँ आइडिया देता है ये। ठीक है, थोड़ी कलर सिमिलरिटी आपको पता होनी चाहिए, तो आराम से आप इस टॉपिक को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होता है भाई, मिश्र धातु, पढ़ी है ना आपने। तो एलॉय कैसे बनाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉलिड सॉल्यूशन का, उसको क्या बोलेंगे, एलॉय। दो सॉलिड है, दो मेटल है, उनको पिघला लिया, मेल्ट कर लिया और बाद में उनको मिक्स कर दिया और कूलिंग करेंगे, तो जो आपको मिक्सचर मिलता है उसको क्या बोलेंगे, एलॉय। पर ट्रांजिशन मेटल एलॉय इजिली बना सकते हैं, पर वही ट्रांजिशन मेटल एलॉय बनाएंगे जिनकी एटॉमिक रेडियस में 15% से ज्यादा डिफरेंस है ना हो। समझ में आ गया कि जिन ट्रांजिशन मेटल की जो एटॉमिक रेडियस है उनमें 15% से ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए, उन्हीं को ही आप मिक्स करके क्या बना सकते हो, उनके एलॉय बना सकते हो। जरूरी नहीं है मेटल मेटल के साथ बनाए, मेटल नॉन मेटल के साथ भी एलॉय की फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया। तो यही बातें हैं यहाँ कि एलॉय क्या एक होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होता है जो दो या दो से ज्यादा मेटल एटम को मेल्ट करके मिक्स करके और उनकी कूलिंग से ऑब्टेन किया जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो मेटल जिनकी एटॉमिक रेडियस में 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो आपस में कंबाइन होके क्या बनाएगी, एलॉय बनाएगी। समझ में आ गई। ठीक है, तो इसने बताया कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो एलॉय मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ बना सकते हैं। जैसे बात की गई फेरस एलॉय। ठीक है, तो फेरस एलॉय में आपको दिया आयरन जो है वो किसके साथ बनाएगा, आयरन के साथ एलॉय होना चाहिए। आयरन के साथ क्रोमियम मिक्स कर दिया, वेनेडियम कर दिया, टाइटेनियम कर दिया, टंगस्टन कर दिया। समझ में आ गया। तो जो भी एलॉय आयरन के साथ बनाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, फेरस एलॉय। ठीक है, स्टेनलेस स्टील आ गया, देखो कार्बन के साथ है। ठीक है, फिर आपको दिए ये एलॉय ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर। तो ये ऑप्शनल में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर। कॉपर, निकल और जिंक का एलॉय होता है। समझ में आ गया। ब्रास का तो पता ही है, कॉपर जिंक, और ब्रोंज कॉपर टीन के साथ होता है। ठीक है, तो इसके करेक्टर याद रखने हैं। एलॉय यानी मिश्र धातु के क्या फायदे हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और इनकी हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंजाइल स्ट्रेंथ समझते हो, सहने की क्षमता। जैसे आपको कह दे एक लकड़ी का डंडा है, उसके ऊपर कोई चीज रख दो भारी, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। पर वहीं पे लोहे का रख दिया तो उसकी पावर ये हो सकती है वो मुड़ जाए, पर वहीं पे स्टील रख दिया तो वो उससे भी ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। समझ में आ गई। तो मतलब वो होती है टेंजाइल स्ट्रेंथ। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, जल्दी से खराब नहीं होती चीजें, जंग नहीं लगता ना। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गई। ठीक है, बस इतना ही करेंगे, टारगेट तो और ज्यादा था, बस इतना ही करेंगे आज। कल है, कोई नहीं, कल ले लेंगे। पर कल किसी ने कह दिया ना परसों है, एक ही जाएगा पानी पीने, गुण आ गए ना उसमें।